Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss what stages of Piaget theory. ठीक है, पहले मैंने एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, इसके बारे में बताया। वो वीडियो देखने से पहले ये पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पे हम स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेजेस में सबसे पहले क्या आएगी, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज कब स्टार्ट होती है? 0 से 2 ईयर तक। ओके, कब होती है? 0 से 2 ईयर तक होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें बच्चा दूसरों को किसके थ्रू समझता है? अपने सेंसेस का यूज करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस। ठीक है, सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चा इसमें दूसरों को किसके थ्रू समझता है? अपनी सेंसेस का यूज करके और मोटर एक्टिविटीज करके। मोटर एक्टिविटी जैसे को जंपिंग करना, ठीक है, किक किक करना, ठीक है, या फिर क्रॉल करना, वॉक करना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगी कि इसकी मोटर एक्टिविटीज होगी। तो वो क्योंकि अभी तक उसकी स्पीच डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई। 9-10 मंथ का होता है तो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, मम्मा पापा, लेकिन अभी उसका प्रॉपर स्पीच डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्टेज के एंड तक हो जाएगा लेकिन अभी नहीं हुआ। ठीक, कई थोड़ा जल्दी शुरू कर देता है, कई लेट में शुरू करता है, लेकिन इस स्टेज में जा भाई उसका भी प्रॉपर स्पीच डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए वो क्या करता है, वर्ड को किसके थ्रू समझता है? अपनी सेंसेस के थ्रू समझता है, देख कर, फील कर कर। जैसे मान लो बच्चा किसी और की गोदी में जाता है तो रोने लगता है, लेकिन जैसे उसको मम्मा उठाती है तो वो क्या होता है, चुप हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मम्मा के वो फील को पहचानता है, अपनी मम्मा के टच को पहचानता है। ओके, तो जैसे मान लो कोई चीज उसको पसंद नहीं आई, ठीक है, तो बोल तो नहीं सकता मुझे नहीं अच्छी लगी, मुंह से निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी बातों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, बेसिकली वो वर्ड को किसके थ्रू एक्सप्लोर करता है? अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करता है, क्योंकि अभी उसका प्रॉपर स्पीच डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस सेकंड पॉइंट क्या है, मूव फ्रॉम रिफ्लेक्स। ठीक है, मूव फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन टू गोल ओरिएंटेड। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन से गोल ओरिएंटेड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, आते आते स्टेज के एंड तक रिफ्लेक्स एक्शन से वो क्या होता है, गोल, जब वो शुरू शुरू में न्यू बोर्न होता है, ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीजें अपने आप होती है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे कई बच्चे मुंह से उनकी थूक अपने आप निकलती रहती है। जैसे मान लो ये उसकी बात करें, सकिंग की बात करें, ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज उनके रूफ ऑफ माउथ को टच करती है तो उसे सक करने लग जाते हैं। जैसे आप उसके मुंह में फिंगर भी डालोगे तो उसे सक करने लग जाएंगे। उसको वॉकिंग पोजीशन पे ऐसे खड़ा करोगे तो अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाएंगे। ओके, जैसे मान लो वो बच्चे अपना हाथ ऐसे ऐसे खुला रखते हैं, ठीक है, ऐसे खुला रखते हैं, जैसे आपने उनके हाथ में ये मारकर मारकर ऐसे रखा तो उसे ऐसे बंद कर लेंगे। जैसे ऐसे हाथ खुला रखते ऐसे रखते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे आपने उसके हाथ में मार कर रखा तो उसे फट से बंद कर लेंगे। तो ये क्या, ग्रास रिफ्लेक्स हो गया, सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, वॉकिंग रिफ्लेक्स हो गया। तो ये एक्टिविटी क्या अपने आप होती रहती है, इन पे उनका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो इस स्टेज में क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन से किसकी तरफ बढ़ते हैं, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब कि क्या है, जैसे मान लो कोई चीज उनको चाहिए, उसे क्रॉल करके वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, वहां तक उठाएंगे। जैसे मान लो उसकी मम्मा क्या कर रही है, और खाना खा रही है, खाना खाने के लिए उन्होंने चपाती रखी है, एक सब्जी की कटोरी भी रखी है, तो उन्हें क्या चाहिए, वो सब्जी की कटोरी लेनी है। मम्मा बोलेगी नहीं बाबू ये गर्म है, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसे लैंग्वेज डेवलपमेंट तो अभी हुआ नहीं। ठीक है, उसकी मम्मा बोलेगी नहीं 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 मत हाथ लगाओ। मम्मा के सुनते सुनते वो सब्जी भी हाथ लगा ही देता है, फिर उसका जब हाथ जलता है फिर उसको पता चलता है वो गर्म है, फिर वो रोने लग जाता है। मीन्स उसने अपने टच के थ्रू उस चीज को पहचाना, जब उसकी मम्मा बोल रही तब नहीं पहचाना, क्योंकि वो वर्ड को एक्सप्लोर ही क्या करता है, सेंसेस के थ्रू करता है। तो इसमें क्या है, जो वो सब्जी की कटोरी तक पहुंचा था ना, वो अपने आप नहीं पहुंचा था, उसका गोल था कि वो मुझे सब्जी की कटोरी चाहिए, वो मुझे लेनी है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे को आप वॉक कर दे देते हो, वॉकर में उसको कुछ भी दिखता है तो वो उसे चाहिए होता है, वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। जैसे कुछ टॉय चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस तक वहां तक पहुंचना है तो क्रॉल करके पहुंच जाएगा या अपनी वॉकर लेके पहुंच जाएगा। तो वो क्या होता है, उसका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, वो अपने आप नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो अपने आप होता है। जैसे मैंने सकिंग का बताया, जैसे सकिंग का बताया, ग्रास्पिंग का बताया, जैसे वो हाथ बंद कर लेता है एकदम से। तो वो इस स्टेज में वो रिफ्लेक्स एक्शन से कहां तक पहुंचता है, गोल ओरिएंटेड तक। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। इस स्टेज में
क्या होता है, उसके धीरे धीरे रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाते हैं और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में वो क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन से कहाँ तक पहुंचता है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी तक पहुंचता है। मीन्स जो अपने आप होता था उससे दूर होके गोल ओरिएंटेड, जैसे उसको कोई टॉयज चाहिए, कोई सब्जी की कटोरी है या कहीं भी कुछ भी पड़ा है तो उसको चाहिए, वो लेने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन का मतलब होता है दूसरों की नकल उतारना। ठीक है, दूसरों की नकल ऐसे उनके सामने नहीं उतारता। ठीक है, जैसे आपने आपने उसके सामने कुछ किया, उसे वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिपीट करेगा। ठीक है, तो वो जैसे दूसरे करते हैं तो उनके बिहेवियर को वो कॉपी करता है। ओके, उसे बोलते हैं इमिटेशन, उसे बोलते हैं नकलची बंदा भी बोल देते हैं। उसके बाद बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है, देखो जब बच्चा छोटा होता है ना, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, जैसे मान लो ये टॉय है, आपने बच्चे को ये टॉयज दिखाए, ओके, ठीक है, तो अब आपने बच्चे के टॉयज दिखाए, जब तक बच्चे के सामने ये टॉय, जब बच्चा 8 मंथ का, 9 मंथ का या 10 मंथ का होता है, तो आपने बच्चे को टॉयज दिखाई, फिर आपने ये टॉयज को छुपो लिया। ठीक, जैसे आपने टॉयज को हाइड किया तो बच्चा सोचता है वो टॉयज एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो चीज उसके सामने है बस वो एग्जिस्ट करती है, आपने जो चीज उससे छुपा ली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये सिर्फ 9 से 10 मंथ तक होता है, 11 मंथ तक भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट तरह होता है। लेकिन इस स्टेज में आते आते मीन्स 2 साल तक होते होते उनमें डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। अगर आप ये टॉयज दिखा के, बच्चे को ये टॉयज दिखा के छुपा लेते हो, फिर भी बच्चे उनको ढूंढते हैं, क्योंकि बच्चों में ये समझ आ जाती है चाहे वो मुझे नहीं दिख रहा लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आई थिंक आपको समझ में आएगा। शुरू में जब 8 मंथ तक 9 मंथ तक डेवलप नहीं होती, 10 मंथ 11 मंथ तक हो जाती है। ठीक है, कई बच्चों में थोड़ी लेट भी होती है, लेकिन 2 साल तक तो हो ही जाएगी। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती, जब आप उनको टॉयज दिखा के छिपा लेते तो वो सोचते हैं ये टॉयज एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन 2 साल तक आते आते वो उन्हें ये समझ आ जाती है चाहे वो चीज मेरे सामने नहीं है, मेरी मम्मा ने पापा ने छुपा लिया, वो उसको ढूंढते हैं, नहीं इधर होगा तो इधर होगा। मीन्स उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, चाहे वो हमारे नजरों के सामने नहीं है लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये है सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है, 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, 0 से 2 साल में उसमें प्रॉपर स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हो जाता है बेटर स्पीच कम्युनिकेशन। मीन्स इस स्टेज में वो उसका क्या है, स्पीच डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और बेटर कम्युनिकेट कर पाता है वो। ओके, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो इलॉजिकल होती है। ठीक है, मैं बताती हूँ किस तरह की होती है, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इगोसेंट्रिक। ठीक है, इगोसेंट्रिक का मतलब यहाँ सेल्फिश से नहीं है, नॉट सेल्फिश, ध्यान से समझना, हम क्या समझ लेते हैं यहाँ पे इगोसेंट्रिक। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है स्टेज में कि बच्चे ऐसा सोचते हैं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, दूसरे जो सोच रहे हैं वो गलत है। नहीं, बच्चे क्या सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, दूसरे तो मुझसे अलग सोच ही नहीं सकते। ठीक है, मीन्स यहाँ पे बच्चा ये सोचता है जो मैं सोचता हूँ वैसे ही दूसरे सोचते हैं। ठीक है, बच्चा ये नहीं सोचता कि जो मैं सोच रहा हूँ सही है, दूसरे जो सोच रहे हैं गलत है। दूसरे जो सोच रहे हैं ये तो बच्चा सोचता ही नहीं है, बच्चे सोचते दूसरे तो उससे अलग सोच ही नहीं सकते, जैसा वो सोच रहा है वैसे ही सभी सोच रहे हैं। समझ रहे हो ना, इसमें ये नहीं है कि बच्चा ये नहीं कहता तुम गलत हो मैं सही हूँ, बच्चा ये कहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे सभी सोचते, दूसरे इससे अलग सोच ही नहीं सकते। ठीक है, बच्चा ये सोचता है। ठीक है, वो ये, ठीक है, वो इसमें इगोसेंट्रिक का मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश होता है। ठीक है, तो इगोसेंट्रिक में बच्चा क्या करता है, अपने ओपिनियन अपने आइडिया दूसरों पे इम्पोज करता है। वो सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी तरह ही सब लोग सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जब छोटा बच्चा रोता है तो आप उसको टॉयज दे देते हैं। ठीक है, उसे मान लीजिए बच्चे को टॉय से प्ले करने में बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, जब उसे कोई बड़ा भी उदास या रोता हुआ नजर आता है तो उसको ये टॉय दे देता है। वो सोचता है कि मुझे ये टॉय से प्ले करने में खुशी मिलती है तो इसको भी क्या है, इस टॉय से प्ले करने में खुशी मिलेगी। कई बार आपने देखा भी होगा कोई रो रहा है तो बच्चे उसको ये टॉय देके खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं जिस चीज से हमें खुशी मिल रही है उससे दूसरों को भी खुशी मिल रही है, जो चीज हमें पसंद है वो दूसरों को भी पसंद है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इगोसेंट्रिक का मतलब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलॉजिकल थिंकिंग। इलॉजिकल थिंकिंग,
यहाँ बच्चों की थिंकिंग क्या है, बड़ी इलॉजिकल होती है, ठीक है। छोटे बच्चे अभी पूरी प्रॉपर से लॉजिक उनमें डेवलप नहीं हुआ है। जैसे आप उनसे पूछ लोगे कि बेटा बाहर बारिश क्यों हो रही है, वो कहेगा बारिश पता है क्यों हो रही है, क्योंकि धूप नहीं है, ठीक है। वो ऐसे दूसरे इलॉजिक, हर हर चीज के लिए इलॉजिकल रीजन देने लगते हैं, कोई भी चीज के लिए। उसको बोल सो जा आज तुझे नींद ही नहीं है, वो कहता मुझे नहीं नींद है क्योंकि मेरी डोल को भी नींद ही नहीं है। इस तरह से वो हर चीज में क्या देते हैं, इलॉजिकल रीजन देते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इलॉजिकल थिंकिंग। उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, इलॉजिकल होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या, एनिमिज्म। अब एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है, एक लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में उनको कोई डिफरेंसेस नजर आते हैं, ठीक है। वो क्या मानेंगे, जैसे ये उनकी डोल है, आपने बच्चे को देखा होगा, उसकी मम्मा बच्चे को खिलाती है, दूध पिलाती है, सुलाती है, तो वो भी अपनी डोल के साथ वैसा ही ट्रीट करता है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे उसको सुलाएंगे। नहीं नहीं मेरी डोल को ठंड लग जाएगी, इसके ऊपर भी रजाई डाल दो। मीन्स वो मुझ में और इस डोल में कोई फर्क नहीं समझेंगे। वो क्या समझते हैं, नॉन लिविंग थिंग को भी क्या समझते हैं, लिविंग थिंग मिलते हैं। मीन्स वो डिफरेंसेस नहीं कर पाते लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को। वो नॉन लिविंग थिंग को भी क्या समझते हैं, लिविंग थिंग समझते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं एनिमिज्म, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को भी क्या समझते हैं, लिविंग थिंग बोलते हैं। उनका जो भी टॉयज होगा उसको साथ खेलेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको सुलाएंगे, उनको ठंड लग जाएगी, उनको गर्मी लग जाएगी, उनकी केयर करेंगे जैसे बड़े उनकी करते हैं, ठीक है। तो वो उसे बोलते हैं एनिमिज्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या, आपको जो, आप उसे जो बताओगे वो उसका उल्टा नहीं कर पाएंगे। प्याजे ने ये एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पे किया, अपने छोटे बच्चे पे। मैं बताती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ क्या एक्सपेरिमेंट किया था। प्याजे ने इरिवर्सिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट अपने सबसे छोटे बच्चे पे किया था। कैसे किया था, उसका सबसे छोटा बच्चा था, ठीक है। प्याजे ने वो क्या करता था, स्कूल बस से जाता था, ठीक है। स्कूल बहुत पास था, वो बस से इसलिए जाता था क्योंकि वो बहुत छोटा था, बिल्कुल पास था। तो एक दिन उसकी बस मिस करा दी प्याजे ने जानबूझ के, ठीक है। उसको कहता आज तुझे स्कूल मैं छोड़ के आऊंगा। तो उस दिन प्याजे बच्चे को स्कूल खुद छोड़ने गया, ठीक है। अब फिर खुद छोड़ के आया और बोला, प्याजे उसे बोला अब तो तुझे स्कूल का रास्ता पता चल गया ना, ठीक है, तूने सारा रास्ता देख लिया और घर के बिल्कुल पास स्कूल है, अब तू वापस अपने आप आ जाएगी। बच्चा बोलता नहीं, मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता, लेकिन मुझे स्कूल से घर का रास्ता नहीं पता। मीन्स बच्चे को आपने जो बता दिया, बच्चे उसका उल्टा नहीं कर पाएंगे। जैसे प्याजी ने अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया, उसे स्कूल छोड़ के आया, ठीक है। जब उससे उससे कहा कि तू वापस घर आ जाए, तो उसने कहा कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता पता, मुझे स्कूल से घर का नहीं पता। तो बच्चे ये समझते हैं कि घर से स्कूल का रास्ता स्कूल के घर से रास्ते से अलग है। मीन्स या बच्चे को आप जो बताओगे बच्चा उसका उल्टा नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अनअवेयर ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। अनअवेयर ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कि वो चीजों को क्वांटिटी लेंथ नंबर के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को क्वांटिटी लेंथ नंबर के अकॉर्डिंग वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने बच्चे को कहा होगा, ठीक है, बच्चे को आपने 2-2 वाले 5 सिक्के दे दिए, ठीक है, और उससे 10-10 वाले 2 ले लिए। आपने उसको कहा कि बेटा मुझे 10-10 वाले 2 दे दे, मैं तुझे 5 दूंगा, मैं तुझे ज्यादा दूंगा। बच्चे आराम से दे देते हैं, उनको सोचता है कि उनको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि वो न्यूमेरिकल टर्म में कम है, ठीक है, इतनी उनको समझ नहीं होती, ठीक है। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट प्याजे ने अपने बच्चे पे किया था, मैं बताती हूँ कैसे किया था, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट प्याजा ने अपने बच्चे पे किया था, मैं बताती हूँ, ठीक है। प्याजा ने 2 गिलास ले लिए, ठीक है, वाटर के 2 गिलास ले लिए, ठीक है। इस उसके ये एक्सपेरिमेंट बच्चे के सामने ही हो रहा था। इसमें भी पानी भरा और इसमें भी पानी भरा, ठीक है। इन दोनों गिलास में प्याजे ने इक्वल अमाउंट ऑफ पानी फिल कर दिया। फिर प्याजे एक और गिलास लेके आया जिसकी लेंथ ज्यादा थी लेकिन विड्थ कम थी, ठीक है। इन दोनों गिलास की विड्थ ज्यादा है लेकिन इस गिलास की लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है। उसी के सामने ही प्याजे ने सारा पानी, इस गिलास का सारा पानी इसमें पलट दिया, उसके सामने ये करा। अब फिर ये वाला गिलास हटा दिया, ठीक है। फिर उससे पूछा बताओ इसमें पानी ज्यादा है कि इसमें पानी ज्यादा है, ठीक है। वो कहता इसमें पानी ज्यादा है। क्यों इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि ये उसको बड़ा दिख रहा है लेंथ में, ठीक है। उसने विड्थ को तो अवॉइड ही कर दिया, उसने इस बात को तो अवॉइड ही कर दिया कि इसकी तो विड्थ ज्यादा है, इसकी विड्थ का
बच्चों में उसने इस पॉइंट को कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि उसने क्या किया, एक ही पॉइंट पे फोकस किया, दूसरे पॉइंट को क्या किया, अवॉइड किया। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेशन किया, बाकी सारे फैक्टर को क्वांटिटी में, लेंथ में, विड्थ में, कौन बड़ा है कौन छोटा, उसने अवॉइड किया। उसने सिर्फ इसकी लेंथ देखी और इसी लेंथ के बेस पे कह दिया कि इसमें पानी ज्यादा, जबकि उसके सामने ही हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों में अनअवेयर ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन जो आगे डेवलप हो जाती है, लेकिन इस स्टेज में अभी नहीं होती है। ओके, तो ये क्या है, सेकंड स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल। ओके, अब ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक आती है, 7 से 11 के बीच में। अब कंक्रीट पे क्यों जोर दिया उन्होंने, कंक्रीट का मतलब होता है रियल। ठीक है, कंक्रीट का मतलब होता है रियल और एक होती है अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, रियल मींस जो उनके सामने है ना, उसे समझ पाना। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, इमेजिन करना, जो हमारे सामने नहीं है उसे इमेजिन करना। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने पहले भी सेकंड स्टेज में बताया, प्याजे अपने बच्चे को स्कूल लेके गया, फिर स्कूल से घर छोड़ स्कूल लेके गया, फिर उससे बोला कि अब तू अपने आप आ जाएगा वापस। जैसे मैं आपको कोई भी बात बता रही हूँ, तो आप उसकी कल्पना उससे अपने माइंड में इमेजिन करते रहते हो। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, अपने दिमाग में कुछ इमेजिन करना। तो इस स्टेज में जो उनमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज डेवलप होती है, मीन जो उनके सामने है ना उससे रिलेटेड, अभी भी उनमें लैक है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन की, मीन इमेजिन करना। ठीक है, कि जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना, अभी भी उनमें क्या लैक है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कब से होती है, 7 से 11 के बीच में होती है। ठीक है, इसमें क्या, सेरिएशन। ठीक है, सेरिएशन का मतलब क्या, एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, क्या है, ability to sort object according to size, शेप एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें किसी भी और करेक्टर को ले लो। ठीक है, वो क्या कहते हैं, इसमें बच्चे में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो चीजों को घटते या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ओके, सेरिएशन का मतलब क्या है, इसमें बच्चे में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो चीजों को घटते या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ओके, सेरिएशन। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी क्या है, ठीक है, रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप। क्या है, रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे, जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए क्या है, सी से बड़ा होगा ही। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी पियाजे ने अपने बच्चे पे किया कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, बी सी से बड़ा है, तो सी ए क्या है, तो ए सी से बड़ा तो होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट प्याजे ने अपने बच्चे पे किया, तो उसने देखो इस बात को कैसे सॉल्व किया। प्याजे ने क्या किया, अपने बॉक्स से, ज्योमेट्री बॉक्स से एक पेंसिल निकाली, जो क्या थी, इतनी बड़ी थी, उसका नाम रख दिया ए। ठीक है, फिर उस ए से छोटी एक पेंसिल और निकाली, उसका नाम रख दिया बी। ठीक है, अब इसमें क्या, ए बी से बड़ा है, जो ए पेंसिल है वो क्या, बी पेंसिल से बड़ी है। फिर उसने एक और पेंसिल निकाली, जो क्या थी, जो क्या थी, बी से छोटी थी। ठीक है, तो उसने क्या करा, एक पेंसिल निकाली जो क्या थी, पहले उसने ए पेंसिल निकाली जो सबसे बड़ी थी, फिर दूसरी पेंसिल निकाली जो ए से छोटी थी, फिर उसने एक और पेंसिल निकाली जो क्या थी, बी से छोटी थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये सब बी पेंसिल को बीच में से हटा दिया। तो अब देखो, जो ए है वो सी से बड़ा ही है ना। ठीक है, अब इस बेस पे उसने क्या किया था, इस रीजनिंग को सॉल्व कर दिया था। ओके, मींस उसने किस तरीके से इसको सॉल्व किया था, इसका एक्सपेरिमेंट प्याजे ने अपने बच्चे पे किया था। ट्रांजिटिविटी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए तो क्या होगा, सी से बड़ा ही होगा। ठीक है, और उसे प्याजे के बच्चे ने कैसे सॉल्व किया था, ये मैंने आपको बताना है। ठीक है, तो मींस इस स्टेज में उसमें ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांजिटिविटी रीजनिंग स्किल आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करेक्टर। ठीक है, हम वो क्या करता है, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, कॉमन करेक्टर। तो वो चीजों को उनके कॉमन फीचर और कॉमन करेक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाई करना सीख जाते हैं। जैसे देखो, एक ये माउस रहा, ठीक है, ये
स्पैरो रही, ठीक है, ये स्पैरो रही, और ये मैं बना देती हूँ, ये मान लो काऊ है, ड्राइंग को जज मत करना, ठीक है। और उसने क्या किया, ये माउस है, ठीक है, ये स्पैरो है, और ये क्या है, काऊ है, ठीक है। उसने इसे क्या बना दिया, इसी तरह से उसने और भी माउस बना दिए, और भी स्पैरो बना दी, और भी काऊ बना दी, इस तरह से कई सारी काऊ उसने बना दी, ठीक है। तो ये मान लीजिए रेड है, ठीक है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, और ये ब्लू है, सॉरी ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो ये उसने डिफरेंट डिफरेंट तरह से बना दी। तो बच्चे ने क्या किया, उसे ये माउस दोनों एक जैसे मिले, ठीक है, सेम करेक्टर के, तो उन्हें एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। ये स्पैरो उसमें उसको सेम पिक्चर दिखे, उसे एक कैटेगरी में डाल दिया, और ये उसे सेम फीचर दिखे, उसे एक कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन जो इससे पहली स्टेज वाले बच्चे थे, उनको sorting करने के लिए कहा गया, तो उसने क्या किया, कलर को देखा, जैसे इन दोनों का रेड कलर है, इसको एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों का उसे ब्लैक कलर दिखा, तो उसने इसको एक कैटेगरी में डाल दिया। अब इन दोनों का उसे ब्लू कलर दिखा, तो उसे एक कैटेगरी में डाल दिया। मींस जो इस 7 से 11 ईयर के बच्चे थे, इस एज के बच्चे थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन सही किया, उन्होंने कॉमन फीचर को पहचाना, उन्हें लगा कि ये राइट और ये एट में सारे कैरेक्टर कॉमन लग रहे हैं, उन्होंने कलर को नहीं देखा, तो उन्होंने उसे एक कैटेगरी में डाल दिया। इस स्पैरो और स्पैरो में कॉमन फीचर लग रहा है, तो इनको एक कैटेगरी में डाल दिया। इसका और इसका में कॉमन फीचर डाले, तो इनको एक कैटेगरी में डाल दिया। इससे पहले वाली एज ने कलर के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर दिया था, लेकिन इस एज के बच्चों में क्लासिफिकेशन प्रॉपर किया था, उनके कॉमन फीचर को पहचान के। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, ठीक है। अब कंजर्वेशन में क्या था, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, उसके लेंथ वाइज, उसकी क्वांटिटी को देख के, प्रॉपर नंबर्स को देख के, ठीक है। जैसे हमने पहले वाली स्टेज में बात करती, बच्चे सिर्फ लेंथ विड्थ को अवॉइड करते हैं, जो उनको सामने बड़ा दिखता है, जैसे मैंने गिलास का भी एक्सपेरिमेंट देखा था, वो एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या लैक ऑफ कंजर्वेशन थी, उनमें कंजर्वेशन की स्किल नहीं आई थी। लेकिन इसमें एज में आते आते बच्चों में कंजर्वेशन की स्किल आ जाती है, वो चीजों को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, और हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी की, ठीक है। ठीक है, कंजर्वेटिव में जैसे मान लो आप बच्चों को, पहले क्या था, बच्चों को आप 5-5 के 2-2 के 5 सिक्के दे के उनसे 10-10 के 2 ले लेते थे, बच्चे आराम से देते थे, उनको ज्यादा मिलते थे। लेकिन इस एज में उनमें प्रॉपर समझ आ गई है, प्रॉपर कंजर्वेशन स्किल आ गई, उनको प्रॉपर पता चल गया कि ये सिक्के ज्यादा है या फिर ये कम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी की। पहले क्या थे, बच्चे उसको उल्टा नहीं कर पाते, जैसे मैंने प्याजे का उसको एग्जाम्पल दिया था कि वो बच्चा कहता है मैं घर से स्कूल तो आ जाऊंगा, लेकिन स्कूल से घर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इस एज में बच्चा चीजों का उल्टा भी कर पाते हैं। अगर आप उनको बताते 4 + 4 8 है, तो उनको ये पूछो कि 8 में से 4 माइनस करेंगे, तो वो 4 इजिली बता देंगे, मीन्स वो चीजों का उल्टा भी कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक और रह गया, इधर लिख देती हूँ, एलिमिनेशन ऑफ इगोसेंट्रिक, ठीक है। पहले उनमें क्या था, वो क्या था, इगोसेंट्रिक थे, वो चीजों को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते थे। लेकिन इस एज में वो चीजों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, कंक्रीट ऑपरेशन से, जो कि 7 से 11 के बीच में होती है। फॉर्मल ऑपरेशंस थे, फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या थे, 12 ईयर और अब, ठीक है। उन्होंने अपनी, प्याजे ने अपनी रिसर्च क्या की थी, बच्चों पे की थी, ठीक है। तो उन्होंने एडोलेसेंट जो पे तो रिसर्च की थी, लेकिन अडल्टहुड पे नहीं की थी, बूढ़े लोग उन पे रिसर्च नहीं की थी। लेकिन उन्होंने मान लिया था कि 12 ईयर के बाद के जो लोग हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ईयर और उसके बाद के जितने भी लोग हैं उन पे ये रूल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एडोलेसेंट एंड अडल्टहुड दोनों पे, ठीक है। तो इसमें क्या डेवलप होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पहले में क्या थे, कंक्रीट, ठीक है। इसमें क्या, वो चीजों को इमेजिन भी कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट थिंग को अपने माइंड में इमेजिन कर पाते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसके बाद डिडक्टिव लॉजिक,
ठीक है। डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में हमने सुना होगा। इंडक्टिव क्या होती है, स्पेशल टू जर्नल, लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या, उनमें डिडक्टिव रीजनिंग स्किल डेवलप हो जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग स्किल कहते हैं, जैसे आप बताते हो ऑल मैन आर गुड, ठीक है, आपने सिर्फ ऑल मैन आर गुड, राम इज मैन, ठीक है, आपने उनको जनरल रूल बताया ऑल मैन आर गुड, राम इज गुड, लेकिन वो जनरल से स्पेसिफिक पे पहुंच गए, राम इज गुड, ठीक है, ऑल मैन इज गुड, राम इज मैन, ठीक है, और इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया राम इज गुड। जब सारे आदमी अच्छे होते हैं, राम भी एक आदमी, तो ऑब्वियसली राम भी क्या है, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, जर्नल से जब आप स्पेसिफिक पे आते हो, ठीक है, तो इस एज में उनमें डिडक्टिव रीजनिंग की स्किल भी क्या डेवलप हो जाती है। उसके बाद उनमें क्या आ जाती है, हाइपोथेटिकल, क्या है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस बनाना, डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशन सेट करना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हाइपोथेसिस क्रिएट करना। जैसे मानो कहीं से पानी आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से पानी क्यों आ रहा है, शायद इन्होंने अपना टैप खुला छोड़ दिया होगा, शायद इनकी पानी की पाइप टूट गई होगी, शायद इनकी पानी की पाइप लीक कर ली होगी, या फिर हो सकता है कि वो बंदा अपनी गाड़ी धो रहा हो, अपना व्हीकल धो रहा हो, इसलिए पानी उसका बाहर इतना आ रहा है। मीन्स हो सकता है इनमें से सच कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से हाइपोथेसिस को बना सकता है, बना रहा है ना, हो सकता है कि ऐसा हो गया, हो सकता है कि ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या थिंकिंग डेवलप होती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। उसके बाद है सोल्व प्रॉब्लम बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। इसमें क्या, आप अपनी प्रॉब्लम को ट्रायल एरर मेथड के थ्रू भी सॉल्व करते हो। इसका मतलब क्या, डूइंग समथिंग अंटिल फाइंड सॉल्यूशन, डूइंग समथिंग अंटिल फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। वो कोई चीज को तब तक करते रहते हैं जब तक उनका क्या, उनको सोल्यूशन नहीं मिल जाता। बच्चे ऐसा नहीं करते, वो बोर हो जाते हैं, मान लो एक चीज को करते हैं, उससे नहीं, किस चीज को खींचते हैं, वो उससे नहीं खींच पा रहा, रोने लग जाते हैं, ठीक है, या उसको फेंक देते हैं, ट्राई नहीं करते। लेकिन इस एज में क्या होता है, सोल्व प्रॉब्लम बाय ट्रायल एरर मेथड। अब उस चीज को तब तक डिफरेंट डिफरेंट तरह से ट्रायल करोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिस्टेक करोगे, और तब तक उस काम को करते रहोगे जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, begin to think like साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे वो कहते हैं, वैसे छोटी एज में क्या होता है, उनको लिटिल साइंटिस्ट बोलता है, ठीक है, लेकिन बड़े होते होते वो कहते हैं वो कंप्लीट साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो एक साइंटिस्ट की तरह सोचने लगते हैं। वो साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं तो हर चीज को कहते हैं सिस्टमेटिकल, ठीक है, हर चीज को क्या कहते हैं, डिवाइस प्लान टू सोल्व प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको सिस्टमेटिकली टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी अल्टरनेटिव होते हैं उनको सिस्टमेटिकल टेस्ट करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हर काम को सिस्टमेटिकल प्रॉपर वे से करते हैं, मींस वो एज अ साइंटिस्ट की तरह सोचने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसा पियाजे मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या कौन सी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, थैंक यू।